जाएगी ना। अब आते हैं हमारे दूसरा संप्रदाय, उसको कहते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय की समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। वो इस बात को नहीं मानते कि जो भी हम अध्ययन करेंगे समूह का, समाज के अंदर जो भी है विषय वस्तु जो भी हम रखेंगे, तो बाहरी स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो ये विशिष्ट नहीं होगा। और बाहरी स्वरूप और आंतरिक अंतः वस्तु का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उसको उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। इसकी जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनमें सबसे पहले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं जिन्होंने आलोचना की, वो हैं सोरोकिन। सोरोकिन के द्वारा जो आलोचना की गई, उन्होंने कहा कि नवीन विज्ञान का दावा आधारहीन है। सोरोकिन ने क्या कहा कि ये जो दावा करते हैं कि हम नवीन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, यहाँ कोई आधार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाजशास्त्री वह नवीन विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। लेकिन सोरोकिन का कहना है कि इस संप्रदाय का यह दावा आधारहीन है। सोरोकिन ने बताया कि सेमल, टानेज, वीरकांत आदि के अध्ययनों की तुलना में कानून शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कहीं अधिक होता है। मतलब हम लॉ के अंदर इसको बहुत अधिक पढ़ते हैं, तो ये अपना अलग से विज्ञान कहाँ से हो गया? हमारे यहाँ तो इतना पढ़ा ही नहीं जाता। फिर उन्होंने आगे बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतः समूह का अध्ययन के प्रकार जैसे संपर्क, अकेलापन, समझौता, विरोध, संघर्ष आदि, इन अध्ययनों पर अधिक ध्यान और अधिक स्पष्टता से इसको अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम अर्थशास्त्र का उदाहरण लें तो यहाँ श्रम विभाजन और सामाजिक विभेदीकरण, सहयोग और साहचर्य, शोषण आदि, इन सब में ज़्यादा अध्ययन किया जाता है स्वरूपों का। तो इसलिए पहली जो बात है कि ये अध्ययन हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि हम बाहरी स्वरूप का अध्ययन करें, ये हम समाजशास्त्र के अंदर विषय से बनाएं। दूसरा उन्होंने आलोचना करते हुए बताया, क्या बताया? स्वरूप और अंतः वस्तु का अंतर असंभव है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संप्रदाय स्वरूप और अंतः वस्तु को एक दूसरे से अलग अलग मानता है। कौन सा? स्वरूपात्मक संप्रदाय। लेकिन ऐसा है नहीं। यह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर लागू करना गलत होगा। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन पर यह अंतर सरलता तथा व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है। लेकिन सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व, अधीनस्था, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य स्वरूपों पर, मतलब जो जगह नहीं घेरती हैं, स्थान नहीं घेरती हैं, इसे कैसे लागू कर सकते हैं? तो ये उदाहरण देके उन्होंने दूसरे पॉइंट को प्रभावी बताते हुए उस पहले संप्रदाय की आलोचना की। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक उदाहरण देके समझाया। जैसे मान लीजिए एक गिलास शराब से, एक गिलास पानी से और एक गिलास चीनी के बिना उसके स्वरूप को बदले भर सकते हैं। जैसे एक गिलास में शराब है, एक गिलास में पानी है। हम शराब के अंदर पानी मिलाएं और पानी के अंदर चीनी मिलाएं, तो गिलास के स्वरूप में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। गिलास तो यूं का यूं ही है। अंतर किस में आया? उसके अंदर जो वस्तु है, अंतर वस्तु है, उसमें अंतर आया। शराब में पानी मिलाया तो शराब की जो गुण थे, उसमें जो
तत्व थे वो कम हो गए। पानी के अंदर अगर हम चीनी मिलाते हैं उसमें घुल जाती है, तो पहले पानी फीका बिना स्वाद, फिर वो मीठा हो जाता है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्वरूप का अध्ययन कर लें अगर कोई अंतर नहीं आए? तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरे है अवधारणाओं का प्रयोग दोषपूर्ण है। तीसरी बात जो सोरोकिन ने कही वो कही कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के जो विभिन्न अर्थ लगाए हैं वो दोषपूर्ण हैं। एक स्थान पर तो वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामग्री मानव संबंधों के स्वरूप हैं, लेकिन कुछ ही पंक्तियों अथवा प्रश्नों के बाद लिखते हैं कि मानव संबंधों के स्वरूपों का अर्थ न केवल समाजीकरण के स्वरूप है बल्कि विसमाजीकरण, एकीकरण, विघटनात्मक, सहयोग, युद्ध आदि भी इसमें आते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इनका ये अवधारणा भी क्या है, गलत है कि प्रयोग जो है उन्होंने किया है अवधारणाओं का वो क्या है, दोषपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि ये स्वरूपों का विज्ञान बताते हैं तो समाजीकरण से भिन्न और विरोधी प्रक्रियाएं, युद्ध, संघर्ष, विघटन आदि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि हम इनके बिना समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है समाजशास्त्र के अंदर पाए जाते हैं।